नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये सेशन मैं लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जो CSIT के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। जैसे कि आपने ये अपॉर्चुनिटी है जो बहुत पहले ही आई थी, यानी कि 2 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था और इसका लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो बच्चे जो CSIT से रिलेटेड है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है सर? तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी आई है PGT की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट वैकेंसी के जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे, यानी कि आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन तो आया था 2 दिसंबर को ही और लास्ट डेट है मेरा फॉर्म फिलअप करने का 26 दिसंबर। ये सेशन में यहाँ पे इसलिए क्या आऊँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि CS और IT वाले बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन बनता है। उनमें से मैंने बैंक के ऑप्शंस काउंट करवाए थे, उनमें से मैंने टीचिंग के ऑप्शन काउंट करवाए थे, PSU सेक्टर और स्टेट डिपार्टमेंट, ये सारे सेक्टर है जो मैंने काउंट करवाए थे पहले वाले सेशंस में। जो बच्चे आज पहली बार ये सेशन में आए हैं वो वीडियोस आपको जरूर देखिएगा, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका टाइटल था गवर्नमेंट जॉब फॉर CS एंड IT स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ CS और IT, दैट मीन्स जिसमें हमारे बीटेक वाले बच्चे भी आते हैं। बीटेक जिनका CSIT होता है, BCA, MCA, MTech या BSc IT, MSc IT या फिर BSc CSIT से होते हैं। यानी अगर आपके डिग्री में CS और IT लगा हुआ है तो आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते, यानी कि आप यहाँ का लाभ ले सकते हैं। तो सर वो वैकेंसी क्या है? ऑलमोस्ट सब इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन इसकी कुछ बारीकियां हैं और वो आपको यहाँ जानना चाहिए, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट, वो हर बच्चा जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, एक बहुत अच्छा पे स्केल है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से, वो सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं हमारे पास कि सर क्या किया जाए, कहाँ पे रिसोर्स वगैरह क्या है। और दूसरी बात है सर सिलेबस कुछ चेंजेस आया है, तो ये इन सब का क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, इन सारे बातों पर चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ये है KVS वैकेंसी जो आपको मालूम है। बेसिकली यहां पे हमारा टोटल अगर कहा जाए तो 13,404 है जो KVS के तहत वैकेंसी आया। ठीक है, जिसमें TGT भी है, प्राइमरी टीचर भी है, म्यूजिक, उसके अलावा और भी नॉन टीचिंग पोस्ट भी हमारे पास हैं। तो टोटल तो ये पोस्ट है, जिसमें PGT का टोटल 1409 पोस्ट है और जो आपके लिए है यानी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए 142 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट कहेंगे। टोटल 142 पोस्टेज है जिसके लिए आपको फाइट करनी है। ठीक है, PGT यानी जब आप क्वालिफाई करते हो तो +2 स्कूल्स में आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, यानी टीचिंग का मौका मिलता है दोस्तों। तो जब +2 की बात आएगी तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इसका अच्छा खासा होगा कंपैरिजन टू TGT जो होता है वो अप टू 10 तक का होता है, 10th स्टैंडर्ड तक को आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन PGT जो है वो आपको +2 ग्रेड लेवल तक आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। चूंकि +2 वाले बच्चों को हमें पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, इसीलिए इसमें मास्टर की आवश्यकता पड़ती है या बीटेक की। वो सारी डिग्री पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी है कि सर हमने बीटेक किया है, हमने MCA किया है, हमने BCA किया है, हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम आज जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए कि सर वैकेंसी आपके पास 142 है, दैट मींस इट्स अ गुड नंबर। जैसे मैंने पहले बोला था कि यार जब CSIT की वैकेंसी कहीं भी आती तो आप उसको 3 डिजिट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैकेंसी। 4 डिजिट और 5 डिजिट एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं होता है, ऑलमोस्ट 3 डिजिट तक ही रहती है वैकेंसी। अभी PGT आई है, फिर आपके SOIT आ जाएगी, ऐसे जितनी वैकेंसी आएगी आपकी जो फाइटिंग होगी 3 डिजिट वाले पे ही मोस्टली होती है। जो पास्ट रिकॉर्ड कहता है वैकेंसीज की, उसके बिहाफ पे मैं ये बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, 142 सीट है यानी 3 डिजिट का फाइट है यहाँ पे। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट, तो मैक्सिमम PGT में 40 उम्र है। ठीक है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 30 क्रॉस कर गए तो उनको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये टीचिंग प्रोफाइल ऐसा है जहां अगर आपका 30+ भी हो गया, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 30+ हो चुका है और उन्हें ये लग रहा है कि सर अब मेरा करियर खत्म हो चुका है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपके लिए मौका है ये वाला। ठीक है, आप 40 के अंदर हैं तो ये अप्लाई, वैसे टीचिंग का कोई भी अगर प्रोफाइल आता है तो वहां पे आप अप टू 40 ही आता है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ऑलमोस्ट वो हर कैंडिडेट, वो जो फ्रेशर है जिसने रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया है वो भी एलिजिबल है, और वो बच्चे जो लास्ट 30+ कर चुके हैं, यानी मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे जो 30+ होंगे वो कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे या तो टीचिंग प्रोफाइल, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंगेज रखे होंगे। तो वो बच्चे जो ये अलग
अलग से उम्मीद लगा के हैं कि सर मुझे नहीं अलग सेक्टर में करियर परस्यू करना है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में करियर परस्यू करना है, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस प्लस वाली ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये दो, इसको हम एडवांटेज लेंगे, डिसएडवांटेज लेंगे, एडवांटेज लेंगे, ठीक है, कि चलो भाई मैंने इतने सालों तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करी, मैंने यहाँ पे डेवलपर का काम किया, अब मेरे पास मौका है कि हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत खास है ये। चलिए आगे की बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट सबसे आता है वो आता है क्वालिफिकेशन के। ठीक है सर, ये तो ठीक है, एज लिमिट अच्छा है, अगर 40 तक हैं, यानी कि मैंने पिछले 8-10 सालों से काम भी किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है आईटी सेक्टर में काम करने या किसी और सेक्टर में काम करने का, और मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, दैट मीन्स हम एलिजिबल हैं। अब मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की। क्या जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो क्या सफिशिएंट है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों एक देख सकते हैं, ये है मेरा पूरा क्वालिफिकेशन लिस्ट। चूंकि मैंने पूरा वो कटआउट लेता है जो एक सेकेंड, जो आप साइट पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक नंबर क्या लिखा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये जो और करके दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है, तो क्वालिफिकेशन 50% ही आपको मार्क्स लाना है, ठीक है, 50%। पहला किसमें, तो बीए और बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस में, या तो कंप्यूटर साइंस में या तो आईटी में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये तो चलो ऑलमोस्ट सबके साथ है ही। पहला ये या तो बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी में। अगला क्या है, बी और बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिविल किया होगा और लेकिन बाद में जाके एमसीए कर लिया होगा, ठीक है, या एमटेक कर लिया होगा, ठीक है, एमसीए तो नहीं करेगा, वो एमटेक कर लिया होगा और उसका है कि कंप्यूटर साइंस से एमटेक कर लिया है, तो उन बच्चों के लिए है। तीसरा, अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए या इक्विवेलेंट जैसे एमएससी आईटी भी यहां पे कंसीडर करेंगे, इक्विवेलेंट वही हो गया। तीसरा पॉइंट, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए वालों बच्चों के लिए, बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए है और इक्विवेलेंट एनी पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है कि चलो सर मैंने बीसीए तो किया, ठीक है, बीसीए कर लिया, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएट की बात आई तो क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज। अगर उसके बाद आपने यानी बीसीए प्लस एमसीए हम कह सकते हैं, बीसीए प्लस एमसीए, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा भी किया है, इन डिप्लोमा, और यानी कि एक साल वाला जो कोर्स होता है वो भी किया है, और इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया यानी पीजी कर लिया, ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, आपने डिप्लोमा किया कंप्यूटर में, डिप्लोमा किया कंप्यूटर में, और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से आपने क्या किया, तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। जैसे कि मान लो कि मैंने 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किया और फिर मैंने मैथ ऑनर्स से कर लिया पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन ये वाला होना चाहिए, ठीक है। बी लेवल फ्रॉम डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट। बी लेवल, अब जैसे डोएक का जो डोएक का जो डिग्री है, बी लेवल, सी लेवल, ओ लेवल ऐसा करके होता है उसका, और वो इक्विवेलेंसी होता है, जैसे बी लेवल इक्विवेलेंस है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है। तो वही अगर आपने डोएक से किया है तो आपके पास अगर बी लेवल का है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा, सी लेवल फ्रॉम डोएक, अगर डोएक से सी लेवल किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत आता है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएट, यानी कि सी लेवल भी है तो भी आप यहां पे कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया, आप प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जब इंटरव्यू की बात आएगी तो आपसे ये भाषा वाला प्रॉब्लम आएगा, यानी आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या है, तैयार रहें। हिंदी इंग्लिश इसलिए बोलता है कि हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग हिंदी भाषी क्षेत्र में हो जाए, हो सकता है कि साउथ साइड होगा केरल, वहाँ पे इंग्लिश ही मैंडेटरी हो जाता है पढ़ाने के लिए, यानी कि आपको जो पढ़ाने की काबिलियता है वो हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो। और ये ऐसा नहीं है कि सर आप बोल दो कि हाँ मुझे तो मैं पढ़ा लूँगा, ऐसा नहीं है। जब इंटरव्यू पे होगा तो आप मामला फंस जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका होना चाहिए, यानी कि हिंदी इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, तब ये काम कर लिए। और ऑलमोस्ट जो इस क्वालिफिकेशन में लाइक करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि जो बीटेक होंगे, जो
ऑलमोस्ट साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो कहीं ना कहीं 90% अच्छा ये होता है कि उसकी हिंदी इंग्लिश अच्छी ही होती है। 80 to 90% का रेशियो हम रखते हैं। कुछ रीजनल पार्ट ऐसा हो जाता है जहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर बीटेक किया है, बीटेक का स्टूडेंट है या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो उसकी हिंदी इंग्लिश जो है वो अच्छी रहेगी। अब इंग्लिश कहने का मतलब है कि इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए कि बच्चे से कम्युनिकेट कर पाए, तो उसी की ही जांच है जो यहाँ पे होगा। अब आगे बात करते हैं, एक और लिखा हुआ है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए उस पर, ठीक है, आगे अगर पीजीटी ज्वाइन किया है मैंने, अब मेरे को मन है कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, ठीक है, तो अगर आपको आगे प्रमोशन चाहिए तो आपको बीएड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है, पहला तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है, पहले ज्वाइन कर लें, उसके बाद अंदर चले जाइएगा, उसके बाद कर लीजिएगा बीएड, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है, आप अगर किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएड कर सकते हैं, ये भी इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो ये हो गया क्वालिफिकेशन वाला पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं क्वालिफिकेशन में किसी को डाउट नहीं होगा। आप चेक कर लेना किस पॉइंट पे आप फुलफिल कर रहे हो, अगर है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये एक सजेशन मानिएगा मेरा कि हर बच्चा अप्लाई जरूर करना, एक पेपर का लेवल देखना। अभी पीजीटी है, फिर एसओ की वैकेंसी आएगी, और ऐसे करके अभी तमाम वैकेंसी, अभी इसरो की भी आई है कुछ वैकेंसी, तो ऐसा करके तमाम वैकेंसी जहां पे एलिजिबल हो गए, लेकिन वो तब सारा संभव हो पाएगा अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम अब ये सोच के रखेंगे कि सर इसमें 142 ही पोस्ट है तो हम नहीं अप्लाई करेंगे, जिस दिन 1000 पोस्ट आएगा उस दिन अप्लाई करेंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला है। मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आपके सेक्टर की जो वैकेंसीज आएगी वो मात्र 3 डिजिट की ही वैकेंसीज आएगी, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि 4 डिजिट का, जैसे कि हाँ ये होता है, जैसे स्टेट लेवल की जब वैकेंसी आती है, जैसे अभी राजस्थान कंप्यूटर टीचर का था, उसका वैकेंसी आया था तो 4 डिजिट में आया था, तो वैसा स्टेट लेवल पे ही संभव है, सेंट्रल लेवल पे यही आसपास रहता है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं आगे, अब ये तो हो गया क्वालिफिकेशन, आप चेक कर लीजिएगा, अगर वहां पे आप फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। दूसरा बात करें, ठीक है सर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने फी लगा दिया 1000-1500 रुपया और मैंने अप्लाई कर दिया, अब एग्जाम क्या देना होगा। तो बेटा एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपको इतने सारे पेपर से सामना होने वाला है, ठीक है। पेपर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। आपका पार्ट 1, हम 3 पार्ट में इसको बांट देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बांट देते हैं। पार्ट 1 जो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी है, नंबर मतलब जनरल इंग्लिश जो सबको जानना चाहिए, ठीक है। ये पूरा पीजीटी का, जितना भी पीजीटी का कोई भी और सब्जेक्ट वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई और स्ट्रीम वाले बच्चे यहाँ पे आए होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो कोई भी पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारे पेपर से सामना होगा। जनरल इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क का, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। पार्ट 2 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी यानी बेसिक कंप्यूटर, तो ये सीएस वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा टफेस्ट टास्क नहीं होगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट नहीं भी पढ़ोगे तो आप कर ही लोगे, इतना तो हम आप पे भरोसा करेंगे ही। पार्ट 2 जो है प्रोस्पेक्टिव एंड एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये एक टीचिंग एबिलिटी का, जैसे हम लोग सीडीपी बोलते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसी तरह ये सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, यानी आप पूरा इसको बाल शास्त्र की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है जो 40 क्वेश्चंस रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। क्या सब्जेक्ट है उसमें भी जिक्र करेंगे, और फिर आपका 100 नंबर का अपना सीएस का पेपर रहेगा, ठीक है, और वो 100 नंबर का। ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ डाउट है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो पहला चीज तो मैंने बता दिया कि इतने सारी चीजों से आपका सामना होने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट, 3 घंटे में इतना सारा पेपर आपको देना होगा, कोई बड़ा बात है नहीं। अगर प्रिपरेशन करोगे तो आप एग्जाम क्रैक कर ही लोगे वहां पे, ठीक है। क्यों, कैसे करोगे उसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन करोगे तब, ऐसे नहीं कि हम ठीक है सर अप्लाई करते हैं जब एडमिट कराएगा तब सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा गाइज। अगर आपको यहाँ पे सीरियस नोट पे आप काम कर रहे हो तो आप नोटिफिकेशन पढ़ चुके हो। एक तो नोटिफिकेशन 20 दिन पहले ही आई है, 2 दिसंबर को है, 26 दिसंबर को लास्ट डेट है। मैं बार बार कह रहा हूँ हर बच्चा अप्लाई जरूर करना, एक बार अप्लाई तो कीजिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपका सामना होगा। थोड़ा सा मैं इसको और डेप्थ ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाता हूँ यहाँ पे दोस्तों। चलिए, ये मैं सिलेबस की बात करता हूँ। ये वो सिलेबस है जो साइट पे भी दिया हुआ है, आप भी जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 20 मार्क्स का आपका जो लिटरेचर पार्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ रहा है। दूसरा जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 जो है, जो 20 मार्क्स, जिसको मैंने वहाँ पे एक इंडेक्स के रूप में आपको दिखाया। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी 5-5 क्वेश्चंस रहेगा। पार्ट 3 है, ये आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, काइंड ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो है आपका यहाँ पे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग
कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चंस, अ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये सारे क्वेश्चन यानी 15 30 और 10 40 मिला के आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। और ये आपका पार्ट 4 है जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका प्रोफेशनल जो पार्ट है वो रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट और इज ऑफ 60 मार्क्स, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जब ये रिटर्न के बाद ये जब होगा प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन टेस्ट जो होगा, तो पहले उसकी बात करते हैं। ये तो पार्ट 2 है मेरा, ठीक है। पार्ट 1 तो हमें पहले वहां पे रिटर्न तो क्लियर करना है। उसमें क्या पूछा जाएगा, यानी कि जब आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसको हम लोग इंटरव्यू की संज्ञा देते हैं, वो क्या होगा 60 मार्क्स का होगा। पहले आप ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर के बाद उसके बाद आपको 60 मार्क्स का सामना होगा, जिसमें टीचिंग डेमो 30 मार्क्स रहेगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स। यानी आपको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, पढ़ाइए कैसे आप पढ़ाते हैं, आपकी वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ डिलीवरी को चेक किया जाएगा और उस पर आपका 30 नंबर मिलेगा। और फिर आपको सामने बैठाया जाएगा और उससे आपके कुछ सवालात पूछे जाएंगे। वो विद द सब्जेक्ट भी हो सकता है, बियॉन्ड द सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा इंटरव्यू में ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही सिलेबस है, इसी से क्वेश्चन हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पढ़ के पूछ के आपको छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि आपके घर के बारे में ही पूछ के छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछ के छोड़ दिया जाए। तो वो आपके इंटरव्यूअर के पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको उस पैनल से गुजरना जरूर होगा। यानी जब ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको 30 मार्क्स है जो डेमो देना होगा, पढ़ाना होगा, कैसे पढ़ाते हैं उसकी एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। उस पर हम आगे बात करेंगे, इस पर भी मैं सेशंस यहाँ पे लेके आऊंगा कि उस पर हम कैसे काम करें। लेकिन पहला जो पार्ट है अभी प्राइमरी जो काम है सर, ऑब्जेक्टिव क्रैक करना, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और इसके बीच में आपको टाइम मिलेगा तो अब ये काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 180 वाला क्रैक करते हैं, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बिना मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। 180 उधर का काम करना है और इधर भी हमें 60 मार्क्स का काम करना है, तब जाके हम स्कूल में एंटर करेंगे। और अच्छी खासी पे स्केल है यहाँ पे, जिसको जो आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया कि पे स्केल क्या होगा, तो 8 पे स्केल इसमें रहने वाला है। रेंज भी क्या है वो भी, मैट्रिक्स भी पूरा वो बता दिया है, आप देख सकते हैं। उसको मैंने थंबनेल में भी डलवाया है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि नहीं, एक स्टैंडर्ड सैलरी हमें मिलती है। केंद्र सरकार की नौकरी है तो केंद्र सरकार की नौकरी में आपको अगर स्केल 8 मिल रहा है तो अच्छा खासा ही आपको सैलरी वहां पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, 2 चीजें हो गई, थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, जब इंग्लिश का पेपर आप दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि अनसीन पैसेज, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज, ये आपके 10 मार्क्स के आएंगे। जनरल हिंदी का जब आएगा उसमें पठन का सेम रहेगा उसी का हिंदी, यानी हिंदी में भी आपको पैसेजेस मिलेंगे, इंग्लिश में भी पैसेजेस मिलेंगे। 1 वर्ड आपको मिलेगा, ग्रामरिकल एरर डिटेक्शन वगैरह जो आता है, एरर करेक्शन सही करना, वो सब क्वेश्चंस मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीजें आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगला पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर का। इसमें क्या जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस जो बेसिकली यहाँ पे आएगा वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, वो ज्यादा कवर होता है। और करंट अफेयर आप याद रखना, अभी मान लो 2022 चल रहा था, 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर बस न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो करंट अफेयर कवर हो जाता है। ये तो जनरल यूजेस की चीजें हैं। तो ये आपका बेसिकली जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक वाला पार्ट हम कहेंगे यहाँ पे, जिसको स्टैटिक जीके हम लोग कहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, बस आप प्रोसेस में आ जाइएगा तो ये चीज हो जाएगा। बस मेरा इतना ही कहना है, ये ऊपर का जो पार्ट है ना, बस आपको प्रोसेस में आना है और ये चीजें होता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट है। मुझे जहां तक तजुर्बा है कि ये वो ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में हर कोई थोड़ा बहुत जानता जरूर है, लेकिन ऑन द ट्रैक किसी को मालूम नहीं कि सर इसके जवाब कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबको मालूम है फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ है, कतर में हुआ है। अब है कि इससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे जरूर, लेकिन वो तरीका क्या होगा ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन उसी के लिए आपको प्रोसेस में आना पड़ता है। दैट मींस आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। वहां आपके फैकल्टीज मेंबर आपको गाइड करते हैं कि नहीं भाई, ऐसे इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको प्रोसेस में आना होगा, तब ये चीज जाके आपकी पूरी हो पाती है। तीसरा, आप एजुकेशन लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे ये सारे चैप्टर हैं। आपको सब चीजें भी अननोन लगेगी कि सर ये चलो थियोरेटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रोल ऑफ टीचर क्या होता है, लॉ ऑफ लर्नर क्या होता है। क्या टीचिंग का भी कोई इथिक्स होता है क्या? टीचर और लर्नर का भी कोई इथिक्स होता है क्या? कुछ रूल्स है क्या? कुछ रेगुलेशंस है क्या? तो हाँ, इसी पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड्स बना हुआ है। साइकोलॉजी के थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमें बाल शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। सर आप पढ़ाने जाओगे स्कूल में तो आपको वे ऑफ डीलिंग तो पता होना चाहिए। आपको ये ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई साहब अगर 40 बच्चा मेरे क्लास में है तो उसको कैसे डील करें।
40 बच्चा, वो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर बता दो कि अगर आप सेमिनार में लेने के लिए गए हो या फिर किसी कम्युनिटी हॉल में क्लास रहे तो आपका वे ऑफ स्पीकिंग क्या होगा, ठीक है, आप क्या प्रोजेक्टर से पढ़ाओगे या बोर्ड से पढ़ाओगे। तो सिंपल सा बात है भाई, जब हम कम्युनिटी हॉल में जाएंगे तो प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तरह जब क्लास में बच्चे गए तो कुछ ऐसा बच्चा है जो बार बार पूछ रहा है कि सर हमें नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ ऐसे बच्चे होते तो उनके साथ आपकी डीलिंग क्या होगी, ठीक है, आप हार्ड बिहेवियर करोगे या सॉफ्ट बिहेवियर करोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल की संज्ञा हम देते हैं यहाँ पे कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों की साइकोलॉजी हमें पढ़ना पड़ता है और वहीं पे टीचिंग एप्टीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है कि उन बच्चों से हम कैसे डील करेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको अभी चलो ठीक है, ये अननोन चीज़ें हैं, कुछ इसके बारे में जानते नहीं हो क्योंकि आप सीएस का स्टूडेंट, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ आपको सारे फैकल्टी मेंबर इसके बारे में बताते रहेंगे। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानते हो, आपको मालूम है कि ये चीज़ें होती है, यानी स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये सॉफ्ट बच्चा को हम, सिंपल सा बात है भाई कि अगर कोई बच्चा बार बार हमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें समझाना है, ऐसा नहीं कि भाई तुम छोड़ दो इसे पढ़ने। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मालूम है, लेकिन जब हम पेपर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज कर जाते हैं जब ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है जब आप तैयारी करते हैं, जिसको हम लोग प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम प्रोसेस की संज्ञा दे रहे हैं, कि वहाँ जब आते हैं तो आपको बताया जाता है कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसे आंसर्स करने होंगे, उसके लिए आपको पूरा प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े होगा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अगर एक या दो बार आप इसको प्रैक्टिस में लेते आते थे, 40, ये वो सेगमेंट है जहां पे स्कोर कर सकते हो। मैं ट्रूली बता रहा हूं कि ये वो वाले सेगमेंट है जहां पे आपका स्कोर आएगा। अगर एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका स्कोर आएगा। आप छोटा सा मैं आपको बात बता देता हूं कि जब हम लोग 12th क्लास पढ़ाई कर रहे थे, 12th क्लास पढ़ रहे थे, तो एक 5th पेपर हुआ करता था, मान लीजिए या तो इकोनॉमिक्स या तो सीएस हुआ करता था। तो इकोनॉमिक्स और सीएस जो पेपर हुआ करता था उसको बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते। पूरा साल हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन 5वां पेपर को उतना वैल्यू नहीं देते थे। क्यों? वो एग्जाम के टाइम ही पढ़ना। लेकिन वो 5वां पेपर जो है तो ऐसा होता था केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स में 5वें नंबर में आ गया, ऐसा होता था। यानी आपका जो रैंकिंग, आपका जो परसेंटेज बूस्ट करता था वो आपका 5वां पेपर कर देता था। या तो सीएस किसी का, या तो किसी का इकोनॉमिक्स होगा, या किसी का और कोई सब्जेक्ट होगा। तो वो 5वां पेपर जो 12वीं क्लास का होता था वो आपका मार्क्स बूस्ट कर देता था। तो काइंड ऑफ यही है कि इसको एक बार आप पढ़ लोगे तो ये आपका मार्क्स बूस्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रोसेस में आएंगे तो चीजों को ये समझ में आएगा हमें। अब आगे की बात करते हैं। ये तो पूरा सिलेबस हो गया, ये पूरा सिलेबस दिया है कि कौन सा टॉपिक। अब इसके बारे में अभी अगर हम जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि इसके बारे में अभी अननोन हो। लेकिन एक बार सारा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, अगर इतना ज़रूर करिएगा, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सारा सिलेबस एक बार कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। अपने नोटबुक में आपका सिलेबस होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। आपके नोटबुक में सिलेबस रहेगा तो आप आसानी से बहुत चीज़ें कोरिलेट कर पाओगे। तो ये हो गया सारा। अब आते हैं आपका अपना खेल, ये वाला सीएस का पेपर। एक सेकंड, सीएस का पेपर देखो, इस बार का पेपर ना बड़ा अच्छा डिजाइन किया है क्योंकि अपडेटेड सिलेबस इसको हम कहेंगे। क्योंकि पहले जो सिलेबस आया करता था उसमें बहुत चीज बेसिक, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 20-30 क्वेश्चन तो बेसिक वाला रहता था। लेकिन इस बार वो सारा चीज को साइड कर दिया। अब बोला है कि भाई 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, 2022 वाले बच्चे पढ़ा रहे, आधा कंप्यूटर तो घर से सीख के आते हैं, तो आप वहाँ पे शॉर्टकट की विंडोज पढ़ा के आप काम नहीं चला सकते। वो बच्चा जन्म ले रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसको सब आ रहा है। आप अगर 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कुछ ऐसा पढ़ाओ ना कि जब उस पे वो करियर परस्यू करे, जब 12वीं के बाद वो सीएस के फील्ड में जाना चाहे तो वो उसका वहां काम आए। दैट मीन्स वो इंटरेस्ट आ जाए कि नहीं हम इस फील्ड पे अपना करियर बनाएंगे। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक डाला जाए एग्जाम में जिससे बच्चों को करियर बूस्ट करने में मदद आए। बहुत अच्छा ये सोच है सरकार की, ये केंद्र सरकार का एंटिटी है, इसलिए मैं इसको बहुत तारीफ करता। अभी भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पे ओल्ड सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप देख लेना बीटेक का बहुत सारा ऐसा ओल्ड यूनिवर्सिटी जहां पे चीजें बहुत पीछे ही चली जा रही है। और अब जमाना आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का दौर आ गया। लेकिन बहुत सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं जो इसको अडॉप्ट नहीं करी है, लेकिन ये है सरकार की अच्छी सोच है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी सिलेबस में टॉपिक डाला है और अच्छे मतलब आउटडेटेड चीज छोड़ दिया और अपडेटेड चीज को अडॉप्ट कर लिया। चलिए
जैसे बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पार्ट है जो सबके बारे में आपने सुना भी है। स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन लॉजिक, ये पार्ट है जहां जिसके बारे में आप लोग ऑलमोस्ट नॉन है। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि समय की कमी है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से लंबा सेशन मैं करूंगा नहीं, मैं आपको क्लियर करना होगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर CSIT का स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे करियर परस्यू करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जिसमें पाइथन का जिक्र किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप 12वीं क्लास का जो NCERT बुक है, 11वीं 12वीं दोनों का, आप उसका एक बार जाके इंडेक्स जरूर देखिएगा कि क्या इंडेक्स में लिखा हुआ है। तो 12वीं क्लास का जो इंडेक्स है उससे आपको ये फायदा होगा। और इसमें पाइथन है, जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें एल्गोरिदम वगैरह के बारे में जिक्र किया गया। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके 12वीं क्लास में भी जिक्र किया गया है, 11वीं 12वीं में NCERT वाले बुक में, उसको एक बार जरूर देखिएगा आप। ठीक है, तो ये आपको लगेगा बेसिकली वही टॉपिक है जो आपको अंदर जाके पढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए इसी का टेस्ट ले रहा है, आपको अंदर में जाके पाइथन पढ़ाना, तो पाइथन का टेस्टिंग तो करेगा भाई वो। ठीक है, ये हो गया। उसका सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स, ये नया आजकल हर IT साइबर क्राइम वाला फंडा बहुत बढ़ रहा है, हर चीज़ के लिए लॉ बन गया है भाई। हर चीज़, हर स्टेट अपना एक साइबर सेल खोल के रखी है। अभी 2-3 क्राइम अभी सुने हुए, सिम फ्रॉड वाला एक कांड हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिम फ्रॉड वाला जो हुआ, सिम स्वैप फ्रॉड, उसको मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया था। तो वो मैं आपको बता दूं कि चूंकि लॉ वगैरह के बारे में भी आपको बच्चों को बताना होगा, इसलिए आपको पहले जानकारी होगा तभी तो बच्चों को बताना पड़ेगा। इसलिए पूरा साइबर लॉ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, ये उसी का पार्ट 2 है, यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पार्ट 2 है, जिसमें और अदर लैंग्वेजेस का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चौथा पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ये वो चैप्टर है जिसके बारे में अवगत है। मतलब मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 12वीं में इनसे नाता नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा सिलेबस 12वीं का है, लेकिन आगे चल के आपने CSIT लिया होगा अपने बीटेक वाले पेपर में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि कंप्यूटर थिंकिंग के बारे में आप उतना यूज टू नहीं हो, नॉन नहीं हो, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको मालूम भी होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वही चीज़ जो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें है आपका पूरा डेटाबेस, हम कहेंगे छोटी मोटी चीज़ों को बात नहीं करें। सीक्वल भी आ रहा है, ER डायग्राम भी आ रहा है, मॉडल्स भी आ रहा है। मुझे एक बच्चे ने कहा सर ER डायग्राम तो नहीं आ रहा, तो मॉडल में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस चैप्टर से कुछ बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन 4-5 ही बनेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी आपको कवर करना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये बेसिक हो गया जो हम लोग कंप्यूटर नॉलेज में पढ़ाते हैं। आप देखना, जब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की मैं जब क्लास लेता हूँ तो यही सब सारे टॉपिक को कवर करता हूँ। तो दोस्तों ये वो बच्चों के लिए, इसके बारे में हम श्योर हैं कि इसमें किसी की गलती नहीं होगी। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो सब कोई बना लेगा। ठीक है, फिर पाइथन लैंग्वेज जिसके बारे में ऊपर जिक्र किए हैं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, उसी का अगला पार्ट सीक्वल के बारे में पूरा कि DDL, DML, DCL और TCL पढ़ना है हमें। इमर्जिंग ट्रेंड, इसी के बारे में बार बार बात कर रहा था। जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड में, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब वो ब्लॉकचेन, ये वो टेक्नोलॉजी जो अपकमिंग है, जो रनिंग है, जो आने वाला भविष्य है इसका। डेटा एनालिस्ट जो हम लोग कहते हैं, डेटा एनालिस्ट का जॉब, तो डेटा एनालिस्ट को पैकेज क्यों होता है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पे काम किया रहता है। दोस्तों अब ये सारा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आप समझ लो क्या है अभी के समय में। अब नेविगेशन की मैं बात करता हूँ या कोई भी सोर्स साइट, आप इतना अच्छा ये साइंस है, आप समझिएगा चीज़ों को। आप देखते हो कि आप फ्लिपकार्ट में किसी प्रोडक्ट को देखते हो, किसी प्रोडक्ट को आपने फ्लिपकार्ट में सर्च किया या कहीं भी किसी ई-कॉमर्स के साइट पे सर्च किया, वो तुरंत रिकमेंडेशन आपके सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट कर जाता है। इसी का तो दिन है, ये इसी का दिन है। तो अगर इस फील्ड में बच्चा आगे जाएगा 12वीं के बाद, ये चीज़ तो जानना है, तो कम से कम इसकी जो प्राइमरी जानकारी वो तो आपको स्कूल में पढ़ाना होगा। तो इसीलिए ये डाल दिया गया है इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में। डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, पाइथन लाइब्रेरी है। फिर SQL के बारे में, यानी यहाँ पे आपके सारे फंक्शन और क्लाउजेस के बारे, फंक्शंस के बारे में पढ़ना है हमको। उसी को हम कह सकते हैं 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क, फिर इंट्रोडक्शन का पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो बेसिकली ये वो पार्ट है जिसके बारे में आप बेसिकली हर कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा जानता होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें OSI मॉडल वगैरह, बस नॉर्मल डिवाइसेज वगैरह, वही जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बेसिक कंप्यूटर में हम पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, उनसे है। फिर आपका सोशल इम्पैक्ट क्या है आपका, उसके बारे में, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। वही साइबर वाला पार्ट जिसमें फिशिंग, वेब स्क्रैपिंग, ये सब सारा टर्म आ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट
इतने ही भागों में ये बांटा गया है केवीएस का पूरा सिलेबस। तो इसके ऊपर गहन अध्ययन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि किसी एग्जाम को क्रैक करने से पहले एग्जाम को पढ़िए, यानी आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए कि क्या लगेगा टाइम, भाई 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, पूरा नोटिफिकेशन थ्रू आउट पढ़ो, कुछ ना कुछ लेके ही बढ़ोगे और सारे बच्चों से, ठीक है। आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके सारे सवालों का जवाब नोटिफिकेशन में ही रहता है, ठीक। तो एक बार नोटिफिकेशन हर बच्चा जरूर केयरफुली पढ़ना, क्योंकि आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, एक जिम्मेदारी भरा पोस्ट आपको मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है कि हर तरह का नोटिफिकेशन हम अच्छे से पढ़ें। इन उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे आसान हो जाएगी। तो इस तरह करके आप यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, सारे टॉपिक को क्लासेस स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा वो हर बच्चा जो इस सेशन को देख रहा है CSIT से है तो अप्लाई ज़रूर करना, बच्चा अप्लाई ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। अब थोड़ा सा मैं और आपको जिक्र कर दूं कि दोस्तों अगर मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो रिसोर्स क्या होगा। अब मैं आपसे रिसोर्स की बात करता हूं, तो जैसे आपको पता है कि कैडा 24/7 के प्ले स्टोर पे आपको सबकी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वहां पे टीचिंग कैटेगरी में जाके टीचिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा क्लास मिलने वाला है, यानी कि जैसे मैंने बात करा था इससे पहले, वो पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर करंट अफेयर, वो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात मैं कर रहा था, तो ये सब चीज़ें जो आपके लिए नॉन है, साथ ही साथ आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला सब्जेक्ट, ये सब की क्लासेस आपको अड्डा 24/7 के प्ले स्टोर पे ऐप पे मिलता है, जो प्ले स्टोर पे जाकर आपको अवेलेबल है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा अड्डा 24/7 का ऐप, उस पर आपको टीचिंग कैटेगरी में ये सारी क्लासेस मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिनोमिनेशन आपको दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये साइट है, आप देख सकते हो ऑल कोर्सेज है। ऑल कोर्सेज में आपको देख सकते हो इतनी सारी कोर्सेज जो हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टीचिंग में जाइए, इतना सारा है, टीचिंग महापैक, KVS PRT, KVS TGT, KVS PGT। चूंकि ये KVS PGT की बात कर रहा था तो आप इस पे जा सकते हैं या टीचिंग महापैक में भी जा सकते हैं। अब देखिए दोनों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये KVS की वैकेंसी आई है, ठीक है। एक बार हम जुड़ जाए ना, अब मेरा ये एक कहना होगा कि ठीक है सर, अभी हरियाणा में भी स्टेट कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। हरियाणा में भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। अभी कुछ दिन पहले DSSS भी दिल्ली में वैकेंसी आई थी, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में वैकेंसी आई थी। तो हर बार हम अलग अलग क्यों करें, एक बार इस महापैक से आप जुड़ जाइए और जब भी पूरे थ्रू आउट द ईयर जो जो वैकेंसी आएगी आप यहाँ पे कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टीचिंग महापैक कहने का मतलब है कि टीचिंग वर्टिकल में जितने भी एग्जाम्स आएंगे सब यहां पे कवर किया जाएगा। वो DSSS भी कहा जाए, अभी NVS की वैकेंसी आई थी, अभी एग्जाम ही हुआ है, हमें लगता है 25 नवंबर को उसका एग्जाम था, NVS का एग्जाम हुआ, ठीक है। उससे पहले DSSS भी का एग्जाम हुआ। तो ये सारे एग्जाम है, सब आपका थ्रू आउट द ईयर कवर हो जाता है बैंक महापैक में। आप इस पैक पे चले जाते हैं, कुछ नहीं करना, 15,000 का ऑफर आपको एक कोर्स दिख रहा है, लेकिन ये 15,000 नहीं है। आपको व्यू ऑफर में जाना है दोस्तों, व्यू ऑफर में जाके यहां पे आपको कोड मांगा जाएगा और कोड यहां पे डाल देना Y706। जैसे आपने Y706 कोड अप्लाई कर दिया, ये फी 3,500 रुपया होगा, यानी 3,500 रुपया खर्च करके थ्रू आउट द ईयर, एक सेकेंड, 3,500 रुपया खर्च करके थ्रू आउट द ईयर आपको टीचिंग वर्टिकल्स में जितने भी एग्जामिनेशन हो सबकी तैयारी मिल जाएगी, पार्ट 1 का भी, पार्ट 2 का भी, कंसर्न सब्जेक्ट का भी। तो मेरा ये कहना है कि वो बच्चे जो KVS की तैयारी करते हैं, इसके अलावा भी जो आएगा उसको भी अप्लाई करना है, तो आप इस पैक के साथ जुड़िएगा, आपको एक मॉनिटरी बेनिफिट हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं Y706 को, तो आप एक अच्छा खासा रिबेट आपको मिलता है। और अगर ये चीज ऐप से लोगे, मैं बोलता हूँ ऐप से लेना, वेब से ज्यादा अच्छा ऐप से लेना, तो 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये एक और घट जाएगा, ये यानी 32-3300 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 साल का, ठीक है। चलिए बाकी कैसे आप वहां पे कैसे जुड़िएगा मैंने आपको बता दिया। जुड़ने के लिए आपको इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। कौन सा कूपन कोड दोस्तों, एक करिए, जैसे मैंने बताया Y706 कूपन कोड आपको लगाना है, इससे आपको छूट मिलेगा। और अगर प्ले स्टोर पे जाए ऐप से लोगे, एप्लीकेशन से लोगे, तो आपको 1% और डिस्काउंट वहां पे मिल जाता है। तो ये मेरा एक सजेशन है कि जरूर जाके CSIT वाले बच्चे हैं इसको अप्लाई जरूर कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
क्योंकि बहुत अच्छा पे स्केल है। मैंने पे स्केल के बारे में पहले ही जिक्र कर दिया। पे स्केल चलो ठीक है, पैसे मिलेंगे बाद में, लेकिन पहले क्रैक तो कर लो। क्रैक कर लोगे तो कितना मिलेगा वो हमें आप बताने नहीं आओगे, लेकिन एक होता है मोटिवेशन होता है। सैलरी क्या है? मोटिवेशन है प्रिपरेशन करने के लिए। आप जब वो देखते हो कि नहीं सर इतनी अच्छी खासी पैकेज है, क्यों ना इसकी तैयारी की जाए, तो अच्छा खासा पैकेज है, केंद्र सरकार का जॉब है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो आप प्लीज़ उसको वहाँ पे अप्लाई कीजिए। वो हर CSIT वाला बच्चा अगर यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो कुछ जाएगा नहीं, आएगा ही, इसका तो गारंटी है। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एक छोटा सा प्रयास CSIT वाले बच्चों के लिए है कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आई है तो हम छोड़े नहीं और अप्लाई जरूर करें और वहां पे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मुहिम लेके चल रहा हूँ कि हर, इससे पहले मैंने बताया था कि आपके लिए क्या क्या सेक्टर बनते हैं CSIT वाले के लिए, और इसके बाद और भी तरह तरह की चीज़ें आगे मैं करता रहूँगा यहाँ पे, जो आपके खास के लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी वाला फील्ड होगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं अंत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके बाद और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं सेशन, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला मैं सेशन उस पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।